जय हो सा। स्वागत है आप सभी का वन शॉट रिवीजन सीरीज के अंदर। और हम लोग जो है वीर गाथा की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 30 मिनट 40 मिनट जितना भी हम लोग का छोटा सा एक लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम जो है वो डीपली आपको बता पाएँ, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ें। और ये वन शॉट का मतलब ये नहीं कि पूरा का सब कुछ ले लिया जिसमें प्रश्न बनेंगे नहीं। अगर मैं चाहूँ तो सारे, जैसे आज आपके समक्ष मैं अगर कोई टॉपिक रखता हूँ, शुरुआत मैंने सोचा कि शुरुआत जो है एक ऐसे टॉपिक से किया जाए, अगर हम वन शॉट की कर ही रहे हैं तो ऐसे टॉपिक से करें जिससे सबसे पहले हमें ये आभास हो तैयारी करते वक्त कि हमारे पूर्वज कौन थे और किस संस्कृति से निकलकर हम लोग आए हैं, है ना। हाँ सा, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। और इसका मतलब ये मत समझना कि हम लोग जो है यहाँ से अगर शुरुआत करें तो मैं आपको वन शॉट में, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ चीज़ों के बारे में, किसी के साथ धोखा नहीं हो भाई। वो ऐसे क्लिक करके आए वीडियो के अंदर और ये सोचे कि मैं एक वन शॉट में सारे लोक देवता कर लूँगा। हालांकि 6 घंटे का एक पूरा क्लास है, परंतु उसको 1 घंटे के अंदर 45 मिनट में ला सकते हैं, परंतु फिर उसका अर्थ नहीं बनेगा। अर्थ इसलिए नहीं बनेगा कि क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपके। आप जानते हैं कि नया पैटर्न कैसा है, कितने डीपली और अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने सोचा है कि डीपली पढ़ेंगे, बट एक को पकड़ेंगे और उसको पूरा उसकी वीर गाथा, वहाँ से जितने क्वेश्चन जैसा डीपली एग्जाम में जाना चाहे जाए, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी URO RS के लिए या किसी के लिए भी आप पढ़ रहे हैं, या कोई भी वैकेंसी के लिए डीपली पढ़ना अध्ययन स्टार्ट करें। वन शॉट लेते हैं हम लोग लोक देवता, जिन्होंने जन्म, देखो ज़्यादा थ्योरी पर बात करेंगे हम लोग और सीखेंगे उसको, कि उसके बाद क्वेश्चंस तो हमारे रेगुलर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लाइव क्लास में चल ही रहे हैं। हाँ सा, लोक देवता को समझते हैं। सबसे पहले लोक देवता जिन्होंने जो है वो जन्म, जिन्होंने ऐसे महापुरुष जिनका जो जन्म है, जिनका जन्म भले ही एक आम पुरुष के रूप में हुआ, परंतु अपने, इसको आप थ्योरी वाइज ना लिख करके फ्लो चार्ट में लिखिए, ठीक है। परंतु आम पुरुष में हुआ, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में अपने अलौकिक कार्य, इनक्रेडिबल अलौकिक फंक्शंस, कार्यों से आम जन में प्रचलित हुए और बाद में पूजनीय हुए, उनको पूजा गया। ये राजस्थान की धरती पे ही संभव था, ऐसा केवल राजस्थान की धरती पर ऐसा संभव था कि जन्म भले ही आम रूप में हुआ, परंतु अपने ऐसे कार्य किए, असंभव को संभव करके दिखाया, और वो सिर्फ राजस्थान की धरती पर संभव था। संघर्षों के बीच तूफान की आंधी चलती है, जहां संघर्ष होगा वहीं पर ही, एक तरीके से कहते हैं, वैसे साइंस को रिलेट किया जाए आपके समक्ष तो साइंस ये कहती है जितना ज़्यादा संघर्ष होगा उतना ही जो है आप पर्टिकुलरली अपनी हर क्षमता के अंदर आगे इम्प्रूव करते जाएंगे। तो वही राजस्थान ने कई सालों तक सहा और उसके बाद में उसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिला। चलिए सर, लोक देवता को जो काल खंड है, आपको हर एग्जाम में जो काल है आपको वो लगभग 13वीं से 15वीं सदी के बीच में आपको मिलेगा। 13वीं से 15वीं सदी के बीच में आपको कालखंड मिलेगा। तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि आपसे एग्जाम में इतना पूछेगा ही नहीं कि इनका जन्म कब हुआ था, मतलब 10 जनवरी को हुआ था, 1450 में हुआ था, 1350 में हुआ था, ये नहीं पूछेंगे आपसे। सो डोंट वरी। आपको क्या ध्यान रखना है सर, हाँ तिथि ज़रूर याद रखनी है, जैसे है ना कि भादवे की शुक्ल 10वीं को जन्म हुआ तेजा जी का, वो जरूर पूछेंगे तिथि के बारे में। कोई बात नहीं, हम कहानियों के जरिए उस तिथि को भी अच्छी तरीके से याद जरूर करेंगे, ठीक है सर। लोक देवता जब भी आप पढ़ोगे तो आपके समक्ष क्या आते हैं, सबसे पहले क्या आते हैं सर, 5 पीर आते हैं ना, 5 पीर आते हैं आपके सामने। 5 पीर का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू और मुस्लिम समान आस्था से पूजे, दोनों जो है समान आस्था के साथ जब
किसी को पूजते हैं तो वो पीर कहलाएगा। जैसे हमारे पीर का वैसे इस्लाम के अंदर उसको कहते हैं संत। संत का जो मतलब जैसे हम यहाँ पर संत कहते हैं, वैसे ही जो है इस्लाम के अंदर जो भी संत होता है उसे पीर कहते हैं, या जो पवित्र है। पीर का मतलब ही क्या है सर? पवित्र। पीर का मतलब ही क्या है सर? पवित्र। और इसी से क्या बनाए सर? पीर बनाए। ठीक है सर। ठीक है सर। 5 पीरों को आपको याद रखना। अब हमको पता है सर 5 पीर कौन है, हमें पता है सर। जैसे मेरा गोपा है, मेरा गोपा है, तो अब ये ट्रिक है सर, कोई बात नहीं, ट्रिक से याद करोगे आसानी से याद होगी। मे से हो जाएगा मेहाजी, मेहाजी मांगलिया। रा से हो जाएगा रामदेव जी, रामदेव जी। गो से हो जाएगा गोगा जी, और पा से हो जाएगा पाबू जी। है से हो जाएगा हड़बू जी, है से क्या हो जाएगा? हड़बू जी हो जाएगा। ठीक है सर। इनके ऊपर एक दोहा भी है, इनके ऊपर एक दोहा भी है। क्या है सर हमारे पास? आपको पता ही है ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जहा। तो लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, आपने वैसे बहुत बार सुना होगा ये, है ना। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इस प्रकार से, है ना। ये 5 पीरों में इंक्लूड है सर, 5 पीरों में। तो एक प्रश्न तो आपका सीधा यहीं से ही बन जाता है, ये 5 पीरों में क्या है? इंक्लूड है आपके लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाबू धनी से। आज इनको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। वन शॉट ऐसे नहीं, ऐसा वन शॉट हो कि फिर हमारा, जैसे आज मैं टॉपिक जो आपके समक्ष ले रहा हूं उनका नाम पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। ठीक है। अब कोशिश ये करनी है कि आज पाबूजी राठौड़ को 30 मिनट में वन शॉट के रूप में ऐसा पढ़े कि कोई भी प्रश्न हमारा जो है वो इनसे बाहर ना जाए, कोई भी प्रश्न हमारा इनसे बाहर ना जाए। क्योंकि आने वाली वैकेंसीज के बारे में आपको पता है, जो बच्चे आप वन शॉट के चक्कर में पड़े हो, है ना, कि वन शॉट मतलब कि एक शॉट में सारे जो 8 घंटे का टॉपिक था वो आपको 1 घंटे में पढ़ना है। तो आपको भी पता है वो चीज संभव है नहीं, है ना, मुख्य रूप से संभव है नहीं, लेकिन उसको संभव किया जाता है। मैं भी बना सकता हूँ, बनाया भी है कई बार, वो रिवीजन के लिए होता है। अगर आपको आज के समक्ष में जो परीक्षाएं हो रही है उसके अनुसार पढ़ाई करनी है तो चीजों को डीपली पढ़ना बहुत जरूरी होगा। डीपली पढ़ना, क्योंकि सर हमें पता है क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं, वो आप मेरी लाइव क्लास में देख सकते हो। ठीक है सर। पाबूजी राठौड़ के बारे में चर्चा करेंगे सर। हाँ सर, हमारे सामने क्या लिखा है? पाबूजी राठौड़। जब भी किसी लोक देवता को पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम जब चीज को पढ़ेंगे तो आधी समस्या तो हमारी ओवरऑल ऐसे ही कम हो जाएगी कि हमें ये चीज ये पता है कि सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा है। जन्म कहाँ हुआ, सबसे पहले पढ़ेंगे जन्म, है ना। सबसे पहले इन्होंने अवतार लिया, जन्म के बारे में पढ़ेंगे इनका, यानी कि जन्म कब हुआ, यानी कि हम कालखंड में तिथि देखेंगे। ठीक है सर। फिर देखेंगे कि कहाँ, किस स्थान पर हुआ, किस वंश में हुआ, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी। फिर किसके घर में हुआ पर्टिकुलरली, वो याद रखना है। ठीक है सर। यानी कि जन्म की अगर मैं बात करूं, चैत्र अमावस्या के दिन, कब? चैत्र अमावस्या। मैं आपको बता दूंगा इसकी कहानी, और कहानी के जरिए याद भी करा दूंगा। चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को इनका जन्म होता है सर। कहां होता है सर? दूसरा फैक्ट तो कोलूमंड। कोलूमंड क्या है सर? फलोदी के अंदर एक गांव है इनका, और ये धांधलों के गांव थे सर, है ना। कोलूमंड वगैरह है, जोधपुर के आसपास भी आपको गांव मिल जाए, जैसे कैरू गांव मिलेगा, कोलूमंड है, ये धांधल राठौड़ों के गांव थे। अब सर ये क्या कहना चाह रहे हो आप? इनकी फैमिली ट्री बताता हूं मैं आपको, है ना, फैमिली ट्री के बारे में बताता हूं। पाबूजी के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। इनकी फैमिली ट्री के बारे में बात करें, जैसे मारवाड़ के अंदर सिहाजी राव, सिहाजी राठौड़, राठौड़ों को उस समय राठवड़ कहा करते थे, है ना। सिहाजी राठौड़, राव
सिंहाजी राठौड़ मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश के संस्थापक बने। इनका बेटा हुआ आस्थान, क्या नाम था? आस्थान। बेटे क्या नाम था? आस्थान नाम था सर। ठीक है, ये वही आस्थान है जिन्होंने अपनी राजधानी जो है वो खेड़ के अंदर बाड़मेर में स्थापित करी। यहां से हटाया, पहले इन्होंने जो है वो पाली के अंदर, सबसे पहले कहाँ आए थे सर? ये पाली के अंदर, और पाली से जो है वो राजधानी आस्थान ने बदल करके खेड़ के अंदर कर दी, बाड़मेर के अंदर खेड़, वहां पर राठौड़ों को स्थापित कर दिया, थोड़ा राज्य और विस्तार किया। आस्थान के बड़े बेटे का नाम था हमारे पास दूहड़। ये वही दूहड़ है जिन्होंने अपनी कुल देवी नागणीचा माता की मूर्ति जो है वो बाड़मेर के नागाना में स्थापित करी थी, है ना। अब बालोतरा में आएगा, नागाना में स्थापित। नागाना में दूहड़ ने की थी सर। इस दूहड़ के छोटे भाई थे सर, क्या नाम था? धांधल जी राठौड़। और धांधल जी के घर जन्म हुआ था, बड़े बेटे का नाम बूढ़ो जी और छोटे बेटे का नाम पाबू जी। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंहा घर जन्म लिदो आस्थान कर राव, चावा भड़ राठौड़ धांधल जी घर महान पाबू राठौड़। ठीक है, तो धांधल जी के बेटे कौन हुए? पाबू जी हुए। ठीक है सर, यानी हमें इनके बड़े बेटे का भी, बड़े भाई का नाम भी याद है। बूढ़ो जी के भी एक बेटे हुए थे, और बेटे का नाम था, बेटे का क्या नाम था सर? रूपनाथ जी, जिन्हें जरडा जी कहते हैं, जरडा जी। इनकी कहानी भी पढ़ेंगे, जब इनको स्पेशल पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी पढ़ लेंगे अंत में, जरडा जी के बारे में। तो क्योंकि ये फैमिली ट्री याद रखना बहुत जरूरी था हमारे लिए। अगर याद नहीं कर रखते हम लोग, अगर वन शॉट बताता मैं तो ये नहीं बता पाता मैं आपको। ये फैमिली ट्री याद होगी तभी आपको पता लगेगा पाबू जी के साथ साथ में, क्योंकि ये भी प्रश्न बना है बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है सर, कोड़ू मंडी के अंदर इनका जन्म हुआ था, चैत्र अमावस्या को हुआ था। देख लिया हमने, यहाँ पर इनका मेला भी लगता है, चैत्र अमावस्या के दिन कोड़ू मंडी में मेला लगता है इनका, और मेले के अंदर थाली नृत्य होता है सर। थाली नृत्य, चैत्र का महीना ही बहुत पवित्र होता है। चैत्र का जो महीना होता है, महीना खुद स्वयं में बहुत पवित्र होता है। नए नए फूल पुष्प खिलते हैं, और बाबूजी बहुत पुष्प के समान ही सुंदर थे। तो हमें याद रखना है कि चैत्र के महीने के अंदर ही बाबूजी का जन्म हुआ था। और कभी आपको अवसर मिले तो आप कोड़ू जरूर जाना फलोदी के अंदर, और इसी दिन जाना, और उस समय का उस पवित्र वातावरण को फील करना एक बार। आपको सच में ऐसे लगेगा कि एक पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर आपको दिखाई दे रही है। मैंने फील किया, इसीलिए बता रहा हूँ। और ये थाली नृत्य और जयकारे बाबू जी के, और ये वो ना तो गर्मी ना सर्दी, एकदम ऐसा लगता है कुछ अंकुरित हो रहा है। वातावरण ही इतना पवित्र होता है। ठीक है सर, हाँ सर, ये हमने देख लिया। अब देखेंगे हम लोग किसके घर में वो जन्म हुआ था, किसके घर में। वंश हमने देख लिया, राठौड़ वंश के अंदर जन्म हुआ था, कब हुआ था, किस गांव में हुआ था, ये देख लिया हमने। अब हमको सोचना ये कि इनके पिताजी का नाम क्या है था। तो पिताजी का नाम हमने देख लिया सर कि धांधल जी, इसीलिए बाबू जी को धांधल जी भी कहते हैं। यहां से धांधल जी से एक और राठौड़ों की शाखा निकल गई थी, वो धांधल राठौड़ कहलाया अलग से। ठीक है सर, माता का नाम था कमला दे। माता का क्या नाम था? कमला दे। अब कमला दे से एक और, आपको ये ऐसा कहते हैं कि कमला दे इनकी वास्तविक माता नहीं थे, ये दूसरी रानी थी जिन्होंने इनका पाल पोस करके बड़ा किया था बाबूजी को। ये आपको भी याद करवाते हैं। स्वर्ग के अंदर क्या था? स्वर्ग के अंदर परिया निवास करती है, हमको पता है सर ये तो बात। ये हुरो वाली स्टोरी तो हमने कई बार सुनी है, कई लोग आते भी है वहां, कई लोग से धरती लोक पर कि हुरो से मिलना है हमको, और इंडियन आर्मी के थ्रू फटाफट उनको हुरो से मिलाया भी जाता है। खैर, स्वर्ग कितना भी सुंदर हो, कोई भी स्थान कितना भी सुंदर हो, हमें ये पता है सर कि उस स्थान से इंसान बोर तो हो ही जाता है। वहां की परिया भी जो है वो कुछ दिनों बाद स्वर्ग लोक से बोर हुई। उनका यार कब तक हम जो है वो यहीं बैठे रहेंगे।
तो हॉस्टल वार्डन इंद्र भगवान से पूछा कि थोड़ी देर घूम के आ रहे, बहुत सारे यूनिवर्स के अंदर अलग अलग है और एक धरती लोक भी है, वहाँ पर एक बार जाके आते हैं, देख के तो आते हैं एक बार कैसा है वहाँ पर। कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ जाओगे और हमारा एक सिस्टम है भाई साहब, ऐसे थोड़ी कि ऐसे खोल रखा कोई भी कहीं आ जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा और ये सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। द्वैतवाद का नाम सुना होगा आपने। फिर भी वो रिक्वेस्ट करती कि प्लीज़ ऐसे क्या करती हो, प्लीज़ जाने दो ना, ऐसे मत करो। तो वार्डन जो है वो मान जाते, थोड़ा सा वो पिघल जाते हैं, ऐसे में बहुत सख्त हूँ लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया, तो पिघल जाते हैं और कहते हैं ठीक है जाओ गर्ल्स, लेकिन ये है कि अगर वहाँ किसी ने देख लिया तो फिर वहीं रहना, वापस मत आना, ये रूल बना रहा हूँ मैं। 4-5 लड़कियों का ग्रुप दौतिया काटती जाए नीचे, ठीक है, जाके मस्त किसी तालाब किनारे बैठती है, जाते समय याद रखती है कि यार रात में जाए, और रात में भी एकदम गहरी रात में जाए, जैसे कि अमावस की रात हो। तो अमावस की रात को गए तालाब किनारे, मारवाड़ की एकदम पवित्र धरता, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई बात नहीं, एकदम तारे टिमटिमारे और मस्त एकदम पाँव आधे अंदर डाल रखे, बढ़िया हताई कर रही है, भूंडिया कर रही है एक दूसरे की, है ना। बढ़िया बैठी थी। अब बात यूँ हुई कि धंधल जी, अब राजा का राजकुमार लड़का है, वो राजकुमारों के लड़के घर पे थोड़ी रहते हैं, सारे दिन कहीं घूमना फिरना, है ना। घूम रहे थे रात को, अकेले अकेले कहीं टहल रहे थे किसी की तलाश में। धांधल जी आए उस समय, लेकिन उस समय कुछ परियां वापस जा चुकी थी, एक परी वहीं पर रह जाती है। परी वहीं बैठी सोच रही होती है, धांधल जी भी सामने आकर बैठ जाते हैं, दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है किसी तरीके से। परी दुखी हो जाती है कि भाई साहब आप कौन हैं और आपने जो है हमको देख लिया है, अब वापस तो जा नहीं पाऊंगी मैं। धांधल जी कहते हैं वापस जाने के लिए आपको कौन कह रहा है मैम, आप यहीं रुकिए, हम भी राजा हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसे छोटे मोटे लोग हैं, हम रखेंगे आपको। कि ठीक है रखिए, शादी करिए, लेकिन शर्त यह कि अलग से महल मेरा होना चाहिए। ठीक है, अलग से महल वगैरह उनको दिया गया था और कहा था कि उस महल में कोई आए ना। उस महल में जो है वो, तो ऐसा कहते हैं रानी की कोख से पाबूजी ने जन्म लिया था, रानी परी की कोख से एक जन्म लिया था पाबूजी ने, और परी बहुत सुंदर थी इसलिए पाबूजी भी सुंदर थे। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑफिशियली जो नाम है, माता जी का जो नाम है, माता कौन है, माता जी कौन है, कमला दे जो है वो इनकी माता जी मानी जाती है, ये पता आपको होना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, मैंने फैमिली ट्री के बारे में बता दिया आपको, पाबूजी के बारे में। फिर हम देखेंगे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो गुरु के पास स्कूल भेजेंगे, तो गुरु का नाम इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, समरथ भारती। समरथ भारती पाबूजी के गुरु का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा आप। ठीक है सर, समरथ भारती को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। फिर स्कूल में बहुत सारी शिक्षा वगैरह लेंगे और फिर उनका जो है वो कर्म कांड बताएंगे सर, है ना, जिनके कारण वो फेमस हुए, प्रचलित हुए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा पाबूजी ने किया था जिसके कारण वो आम जन के अंदर प्रचलित हुए। ठीक है सर, इनकी एक सिस्टर थी पाबूजी की बहन थी, जिसका नाम था पेमल। तेजल ने परणी पेमल जाटनी, वो पेमल नहीं, वो तेजा जी की पत्नी का नाम है। ये जो पेमल है हमारे पास, ये जो पेमल है ये इनकी बहन का नाम है। ये भी नागौर के अंदर एक शासक है, जायल स्थान है, जायल के शासक थे हमारे पास जिंदराव खींची। क्या नाम था, जिंदराव खींची। खींची जो है वो चौहान डायनेस्टी से आते हैं, चौहान वंश से आते हैं। गुस्सा बहुत आता था इस वंश को, आपको पता होगा झालावाड़, गागरोन वगैरह, मालवा का जो क्षेत्र था वहां पर खींची राजवंश चलता था। खींची बात बात पे गुस्सा करते थे, हर बात पे तलवार खींच लेते थे, इसलिए नाम पड़ गया खींची। जिंदराव खींची भी कुछ इसी प्रकार से थे। वैसे तो बहन का विवाह कर रखा था तो घर के पावना हुए, तो पावना का मान सम्मान तो करना था, लेकिन कभी कभार कोई गेस्ट आए थे, उसमें इनके घर वालों ने, पाबूजी ने, इनके घर वालों ने कुछ कह दिया था, ठीक है, कोई बात काट दी होगी पावना की, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए बहुत ज्यादा। उसके बाद अदावधी चलनी शुरू हो गई दोनों परिवारों के बीच में, भयंकर वाली। हर बात का विरोध जिंदराव खींची को करना ही करना था। ठीक है सर, ये एक कहानी पैरेलल चलेगी इनकी रिश्तेदारी। अब कर्म कांड में इनकी बहन की शादी यहां हुई और स्वयं का जो विवाह है
वो कहां फिक्स हो रखा था? वो हमारे पास उमरकोट, उमरकोट पाकिस्तान के अंदर है भाई, अभी पाकिस्तान के अंदर है। अभी भी यहां पर जो पहले है परमार वंश का सोडा डायनेस्टी, सोडा वंश है ना, क्लैन कह सकते हैं, क्लैन। ये क्लैन जो है सोडा क्लैन, ये परमार वंश से निकली, परमार, परमार वंश से निकली है, ठीक है। सोडा राजकुमार, यहां पर उमरकोट पर शासन था सोडा राजवंश का, आपने देखा होगा अभी भी यहां पर उमरकोट के अंदर ही रह गई वो रियासत, वापस हिंदुस्तान में विलय नहीं होकर के उमरकोट के अंदर ही रह गई, ठीक है। हासा, बड़ी इनकी मतलब एक शानदार कहानी। अभी भी वहां पर पार्लियामेंट के अंदर ये सोडा जो राजवंश है वो ऐसे ही दबदबे के साथ बोलता है, हिंदू होकर, बिल्कुल हिंदू है, राजपूत वंश है, उसके बावजूद वहां पर इनका इतना अच्छा दबदबा चलता है। कभी आपने रील्स वगैरह में देखा होगा तो आप पार्लियामेंट के अंदर वो इंसान है ना, गजब दहाड़ता है भाई साहब, सुनकर ऐसा लगता है पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू जो है ऐसे बोल रहा है। वहाँ की जो लोकसभा अध्यक्ष होती है, महिला होती है, तो जैसे ही वो स्टार्ट करते तो इंग्लिश के अंदर बोलना स्टार्ट करते हैं। राजा साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है पाकिस्तान के अंदर, इंग्लिश के अंदर बोलना स्टार्ट करते तो जो मोहतरमा है वो कहती है कि आप, बीच में उनकी बात काटने की प्रयास करती है, कहती है आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो राणा जी कहते हैं, मतलब राणा लगाते हैं सरनेम में, वो कहते हैं मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, उर्दू में भी बोलूँगा और ढाट में भी बोलूँगा, मतलब ढाटी में बोलूँगा, क्योंकि उमरकोट का जो इलाका है जो बाड़मेर से टच होता है, वो जो बोली होती है वो ढाट की बोली है। बहुत शानदार तरीके से बात करते, कभी सुनना आप उनको। राणा हमीर सिंह उनका नाम है, और बकायदा वहाँ के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ललकारते हैं जो सत्ता के अंदर है कि हमीर सिंह दलाल नहीं है, इस प्रकार से आना है तो मैदान में आओ, मुकाबला करना है तो मैं तैयार हूं मैं करने के लिए। ऐसा इस प्रकार का ये वंश है भाई साहब, वन ऑफ माय फेवरेट राजपूत डायनेस्टी, सोडा राजवंश। इस वंश के अंदर उस समय की बात अगर करें तो सूरजमल सोढ़ा उस समय थे राजा, सूरजमल सोढ़ा, और इनकी पुत्री थी, पुत्री से फिक्स हो रखा था, मतलब फियांसर आजकल कहते हैं, उनसे फिक्स हो रहा था, उनका नाम था सुप्यार दे। क्या नाम था उनका? सुप्यार दे या फूलम दे। उनसे इनकी जो है विवाह जो है वो फिक्स हो रखा था, ठीक है सर। विवाह की घड़ी आती है और विवाह की घड़ी के अंदर बाबूजी बारात लेके जाते हैं, विवाह प्रसंग, बाबूजी का विवाह प्रसंग की बात कर रहे हैं हम लोग। बारात लेकर जाते हैं, बारात सूरजमल सोढ़ा के घर, और इतने सुंदर तरीके से बाबूजी तैयार होते हैं, और जब घोड़ी पर बैठते हैं तो लोग कहते हैं नहीं यार, बहुत घोड़ी जो है ऑर्डिनरी लग रही, बहुत ज्यादा मतलब बेसिक लग रही है, आप इतने भयंकर, एक तो सुंदर बहुत ज्यादा थे, फिर तैयार हुए तो एकदम नजर ना लगे। उनका यार अगर घोड़ी भी अगर आपके टक्कर की हो ना, जैसे आप तैयार हो, तो फिर एकदम ऐसे है ना छज्जे गिर जाएंगे उमरकोट में जब जाएंगे। छज्जे मतलब लुगाएं जब आके देखेगी ना, छज्जों पर से टंग टंग के देखती है ना जब गली से बारात निकलती है विवाह प्रसंग के अंदर। तो उन्होंने कहा घोड़ी किसके लेके आया, तो क्या अपने गांव के पास ही गांव है देवल चारणी एक है ना, उनकी घोड़ी है केसर कालवी, है ना। घोड़ी की अगर बात करें, केसर कालवी, केसर कालमी घोड़ी का नाम था। किसकी घोड़ी थी सर? देवल चारणी, देवल चारणी की घोड़ी थी सर। और देवल चारणी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब मैम वापस दे देंगे आपकी घोड़ी, आप चिंता मत करिए। देवल चारणी कहती है कि मैंने ये जो घोड़ी है सबको ऐसे गिफ्ट करने के लिए नहीं ला रखी है कि आएंगे और मेरा साजन लेकर जाएंगे। हमने जो एक घोड़ी रखी है इसलिए रखी है कि भाई साहब मेरी धन है, जो उस समय का धन क्या था, गाय थी। जिसके घर में ज़्यादा गाय हैं वो ज़्यादा पैसे वाला, कि गायों की रक्षा के लिए मान लो जो चरवाहा है वो गाय चराने के लिए दूर खेतों में जाता है, पास में घोड़ी रखता है। अगर मान लो, क्योंकि उस समय लुटेरे गायों को ही चुराते थे, कॉमन था, अगर वो जो है वो चोर डाकू गायों को चुराने के लिए आए तो फटाफट जो है हाथों हाथ दूर से देख लेगा बंदा जो हमारा चरवाहा है,
घोड़ी पर बैठकर फटाफट गांव में आएगा, फटाफट गांव में आएगा तो वापस जो रक्षा करने वाले लोग हैं वो पीछे जाएंगे और छुड़ा के लाएंगे। लेकिन अब मान लो घोड़ी है ही नहीं, अब कोई आया चुराने के लिए, वो कब 5-10 किलोमीटर चल के आएगा, फिर वापस जाएंगे, तब तक तो जो चोर है वो पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। मान लो इस डायनेस्टी के अंदर है और दूसरी डायनेस्टी में निकल गए, फिर तो रूल और रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। मान लो मारवाड़ के अंदर है, मारवाड़ के अंदर ये चोर है और अब वो ढूंढाड़ में पहुंच गए, शेखावटी रीजन में पहुंच गए, मान लो शेखावटी के अंदर, मैं तो कहूँ दूसरे गांव के अंदर भी पहुंच गए। पहले ऐसा रूल होता था, हर गांव के अंदर एक अलग जागीरदार शासन करता था, हर छोटी छोटी डायनेस्टी में बटा था राजपूताना, और उसमें अलग रूल्स थे, अलग उनका ध्वज अलग था, उनका शासन अलग था। अगर मान लो आपकी गाय चुरा कर कोई मेरे राज्य में प्रवेश कर लिया, मेरी जहां तक मेरा खेत लगता है कि ये यहां तक खेत मेरी डायनेस्टी डिफाइन करते हैं, तो यहां मैं अपने रूल मैं बताऊंगा किसको सजा देनी है किसको नहीं देनी है। और मान लो वो चोर मेरी डायनेस्टी में आ गए, अब आप सजा नहीं दे सकते। तो टाइम का खेल होता था बहुत ज्यादा पहले। देवल चारणी की इन्होंने जवाब दिया कि मेरे गायों के लिए रखी है। बाबूजी राठौड़ वचन देते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं आपको वचन देता हूं, आपकी गायों को कुछ नहीं होगा, चाहे हम रहें चाहे ना रहें, आपकी गायें सही सलामत आप तक पहुंचाएंगे, मैं वचन दे रहा हूं। ये सोचती चलो क्षत्रिय है, वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इनको पता था कि जो जिंदराव खींची है जायल के शासक, वो हर बात का विरोध करते हैं और इस बात का विरोध भी करेंगे। बाबूजी उमरकोट जाते हैं, केसर कालमे पर बैठकर उमरकोट जाकर फेरे ले रहे होते हैं। फेरों के बीच में इनको खबर मिलती है कि देवल चारणी की गायों को जो है वो जिंदराव खींची चुरा कर ले गया। गायों को जिंदराव खींची चुरा कर ले गया। बाबूजी युद्ध के लिए जाते हैं सर इनसे हाथों हाथ। फेरों के बीच में, यानी कि तीसरा फेरा कंप्लीट हो चुका था, चौथा चल रहा था, यानी कि ये आधा पहुंचा था इनका फेरा। और इसी फेरे के बीच में बाबूजी को जब ये बात पता लगती है, हाथों हाथ फेरे बीच में वो तोड़ देते हैं और जाने लगते हैं। पीछे से सुप्यार दे हाथ पकड़ती है कि कहाँ जा रहे हो, कम से कम फेरे तो कंप्लीट करो। बाबूजी को अपना वचन याद आता है। बाबूजी कहते हैं कि सोढ़ी मने जान दे थू, सोढ़ी मने जान दे थू, आछे ढोल दमीड़ा में, रण में खींची ललकारे है राठौड़ी रणधीरा ने। वचन का पालन करते हैं, जाते हैं इनके साथ युद्ध करते हैं, भीषण युद्ध होता है, गायों को छुड़ा भी लेते हैं। वीर गति मिलती बाबूजी को। कहां पर सर? देचू गांव में, लोहावट के पास देचू गांव में इनकी वीर गति होती बाबूजी की। गायों को छुड़ा लेते हैं, लेकिन ये थी बात इनकी। बाद में जिंदराव खींची वगैरह, साथ में बूढ़ो जी धांधल वगैरह, बहुत सारे इनके भाई वगैरह, चाचा काकू से सब शहीद हो जाते हैं। मैंने आपको फैमिली ट्री बताई थी, ये देखिए। इस फैमिली ट्री में आपको पता होगा सिंहाजी राठौड़ के घर इन्होंने जन्म लिया। बूढ़ो जी के घर ये रूपनाथ जी थे और इनका नाम था जरडा जी। इनके बारे में वैसे अलग से पढ़ेंगे, परंतु ऐसा कहते हैं जब ये बड़े हुए तो इन्होंने मम्मी से पूछा कि यार मम्मी सब कहाँ गए यार, चाचू दादू है ना, ये है सब कहाँ गए, कहाँ सारे के सारे लोग। तो क्या यार ये पावना बहुत बदमाश थे, अपने सबको सल्टा दिया। पावना से बदला जो है वापस किसने लिया था? जरडा जी ने वापस। अगर आपसे पूछे कभी जिंदराव खींचे से वापस बदला किसने लिया था? जरडा जी। जरडा जी क्यों ऐसे कट आया था, यहां पर माथे पर कट था, निशान था। क्यों सर कट क्यों था? क्योंकि ऑपरेशन के थ्रू, उस समय ऑपरेशन के थ्रू इनको निकाला गया था, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी। क्योंकि बूढ़ो जी भी जो है शहीद हो गए थे, आपको पता होगा बूढ़ो जी शहीद हो गए थे। तो बूढ़ो जी की जो पत्नी थी उनको सती होना था, लेकिन वो गर्भवती थी, इसलिए कहते हैं कट दे करके बच्चे को बाहर निकाला, फिर सती हुए। जय हो।
हाँ सर, ये हमने देखा इनका प्रसंग। आगे चलते हैं सर, आगे इनके कुछ प्रमुख साथी गण के बारे में बात करते हैं, साथियों के बारे में। साथी, दोस्त, याराना। चलिए, साथी कह लो, बाद में जो जिस कम्युनिटी जो पहले साथी थी, उसी कम्युनिटी के आगे जो वंशज हुए वो बाद में बाबूजी के बहुत परम भक्त बन गए। ठीक है, हाँ सर, एक मिनट, बाबूजी के बाद में क्या बन गए? परम भक्त बन गए। ठीक है, साथियों के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सर, भील जाति के लोग। भील जाति के बहुत सारे लोग इनके भक्त होते हैं, और भील जाति के जो भोपे होते हैं, मतलब जो भक्त होते हैं, वो बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। फड़ को का वाचन करते हैं। वाचन मतलब बाँचना बोलेंगे। अगर कहीं आप प्रसंग राजस्थानी ग्रंथागार पढ़ोगे तो आपको बाँचना यानी कि पढ़ना उसको मिलेगा। वाचना का मतलब फड़ क्या है? फड़ एक कपड़े की जैसे आप तैयारी करो, आपको पता होगा, जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फड़ एक प्रकार से कपड़े की चित्र आपको मिलेगा, जिसके ऊपर पूरी की पूरी कपड़े पर अंकित है, चित्रांकन रूप में उनकी पूरी जीवनी अंकित है। उसको पढ़ते हैं, साथ में गीत गाते हैं, ऐसे उसको सिद्धार्थ करने का प्रयास करते हैं। साथ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। राज्य की सबसे लोकप्रिय, अगर आपसे कहे राज्य की सबसे लोकप्रिय बाबूजी की फड़ है। लोकप्रिय फड़ अगर आपसे कहे तो वो बाबूजी की फड़ है सर। ओके, ग्रेट सर, बाबूजी की फड़ है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग थोरी जाति के लोग। थोरी जाति भीलों के समान ही मानते हैं। इनमें 7 थोरी भाई, बाबूजी के 7 थोरी भाई जो है वो थोरी भाई वो गुजरात के वाघेला से आए, और इनको शरण कहां पर ली? शरण बाबूजी ने दी। शरण बाबूजी ने, ऐसे कहते हैं कि वहां पर कुछ लोग कहते हैं सूखे से परेशान हो गए थे वहां के, इसलिए बाबूजी के पास आए। कुछ लोग कहते हैं कि वहां के शासक से परेशान होकर बाबूजी के पास आए, बाबूजी ने शरण दी, उनकी रक्षा की, सबसे बाबूजी के साथ थे। तो थोरी जाति के जो लोग होते हैं, जैसे 7 थोरी भाई में चांदा डामा प्रमुख है। चांदा और डेमा, चांदा डेमा याद रखना है ना, बिल्कुल। इस जाति के लोग क्या करते हैं? ये जो थोरी जाति के लोग हैं, ये सारंगी बजाते हैं ना, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी का यशोगान करते हैं। यशोगान करते हैं कौन? ये थोरी जाति के। ठीक है सर। एक और इंपॉर्टेंट है सर हमारे पास, वो है सर रायका या रबारी या देवासी। ये जो इनके परम भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं सर। और ये जो है देवासी समाज के जो लोग हैं, ये बाबूजी के भजन गाते हैं। भजन को कहते हैं पवाड़े, भजन को कहते हैं पवाड़े। साथ में माठ वाद्य यंत्र का, माठ वाद्य यंत्र, साथ में माठ मटके का होता है, उसके साथ भजन गाते हैं बाबूजी के। ये याद रखना आपको, क्योंकि ये जो है ऊंट के डॉक्टर है भारत राजस्थान के अंदर। किसके? ऊंटों के, ऊंट के विशेषज्ञ, ऊंट के विशेषज्ञ। एक्सपर्ट है किसके? ऊंट के। अब सर हमें पता है ऊंट का क्या लेने देना इनसे, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट जो है बाबूजी लाए थे। कैसे लाए थे अभी देखते हैं। चलिए बाबूजी की उपनाम देखते हैं। बाबूजी के उपनाम, उपनाम की अगर बारे में चर्चा करें हम लोग, बाबूजी के उपनाम, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार करिए लक्ष्मण अवतार। क्या कहते हैं? लक्ष्मण अवतार। बाबूजी को कहते हैं लक्ष्मण अवतार कहा जाता है। सारे लोक देवता में कौन किसका अवतार है ये आपको पता होना चाहिए। थोरी बाई को शरण दी थी, शरणागत रक्षक, गत रक्षक। ऊंट के देवता, ऊंटों के देवता
प्लेग रोग रक्षक, प्लेग रोग के रक्षक माने जाते हैं। हाड़ फाड़ के रक्षक, हाड़ फाड़ के रक्षक, के रक्षक। हाड़ फाड़ मतलब कि किसी प्रकार का कोई जादू टोना कर दे, कोई आपके पीछे मंत्र कर दे, तो बाबूजी के पास जाते तो ठीक कर देते। प्लेग रोग होता चूहों के कारण, उससे भी बाबूजी के पास जाते थे तो वो रक्षा करते थे। ऊंट के देवता, अभी बात चल रही थी ऊंट की। सबसे पहले फर्स्ट राजस्थान में फर्स्ट बार ऊंट लाए कौन? बाबूजी लाए थे। किसके लाए थे? बाबूजी की एक भतीजी थी, जरडा जी की एक बहन थी, यानी भतीजी हुई इनकी। भतीजी का नाम था केमल, मतलब केमल नहीं, केलम। केलम, केलम को विवाह जो हुआ था वो हुआ था गोगा जी के साथ। तो केलम ने कहा कि चाचू क्या गिफ्ट दोगे मुझे, कुछ यूनिक चाहिए। तो फर्स्ट बार एक ऐसी चीज लाऊंगा एकदम किसी ने देखी नहीं होगी, तो ऊंट लेकर आए थे। तो केलम के लिए कैमल सबसे पहले कौन लाए थे? बाबूजी लाए थे। ठीक है सर। शरणागत रक्षक हो गए, लक्ष्मण अवतार हो गए, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है। प्लेग रोग रक्षक, शरणागत रक्षक, हाड़ फाड़ के, प्लेग के रक्षक, ये सारे बाबूजी के उपनाम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबूजी के ऊपर कुछ रचनाएं हैं, बाबूजी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बाबूजी पर रचनाएं, बाबूजी जिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बाबूजी पर रचनाएं। ठीक है सर, बाबूजी पर रचनाएं के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं बाबूजी री वाता, बाबूजी री वात, बाबूजी री वाता बाय लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, क्योंकि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से, जनरली उन्होंने सारी बातें राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी, तो देखो लग भी ऐसा रहा कि राजस्थानी भाषा में लिखी है। वाता, बात को बोला है वाता, मेवाड़ साइड बोलते हैं, क्योंकि मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने की राजकुमारी थी, है ना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बाबूजी की चंवरी, चंवरी क्या होता है सर? मैं ट्रिक भी बता रहा हूं आपको। चंवरी, जैसे चंवरी जहां पर फेरे लेते हैं उसे चंवरी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप फेरे लेने जाओगे तो बिना साफे के, बिना पगड़ी के क्या जाओगे क्या, या बिना मुकुट के जाओगे क्या आप लोग? नहीं सर, बिना मुकुट के कैसे जाएंगे? हमें पता है सर, पहन के जाएंगे। तो चंवरी के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे? मुकुट पहन कर जाएंगे, है ना। तो मेघराज मुकुल आपको याद रखना है। चंवरी के लिए क्या याद रखना है? मेघराज मुकुल याद रखना है। ठीक है, नोट करते रहिए साथ में, मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल, मुकुल से मुकुट याद रखना, ट्रिक। उसी प्रकार से देखिए आप लोग, जैसे कि बाबूजी के दोहे, बाबूजी के सोरठे, बाबूजी के दोहे या बाबूजी का सोरठा, कैसे याद रखेंगे? दोहा बाय था लगराज जी, लगराज जी। दुआ लग जाए, कैसे याद रखेंगे? दुआ लग जाए, तो दोहा किसने लिखे हैं? लगराज जी ने। सोरठा रटना है, किसका नाम रटना है? राम का नाम, रामनाथ, रामनाथ कविया, कविया। बाबूजी के सोरठे, सोरठा से रट, क्या रटो? राम का नाम रटिए, राम का नाम रटिए। तो हमने ये क्या थी कि कुछ रचनाएं देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट और रचना, जैसे बाबूजी की एक और, जैसे बाबूजी की रूपक, बाबू रूपक, तो रूप कैसा? मोती जैसा रूप, है ना, रूप कैसा? मोती जैसा, बाबू रूपक, रूप कैसा? मोती जैसा, तो मोती से मोती सर भक्तावत के द्वारा लिखी है। वैसे ही आपको एक और रचना इंपॉर्टेंट याद रखना है, आशिया, मोड़जी आशिया की, बाबू प्रकाश, बहुत है, इसको स्टार करिए, बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश, मोड़जी आशिया, मोड़जी आशिया। आस से आस, किसकी आस? प्रकाश की आस, तो प्रकाश से आप लोग क्या याद रखेंगे? मोड़जी आसिया। हमने कितनी रचनाएं देख ली सर? ये देख लिए 1 2 3 4 और 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हमने सारी रचनाएं कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बाबूजी के ऊपर थी वो सब देख ली। अब यहां से आपका, मुझे नहीं लगता कोई किसी प्रकार का बाबूजी पर कैसा भी प्रश्न हो वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट वाले अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ठीक है, और आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐप में जाइए,
वहां हम कोर्स स्टार्ट करने वाले पूरा थ्योरी के साथ, और आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम को 7 से 8 रेगुलर मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं स्टेटमेंट वाले कारण कथन के नए क्वेश्चंस लाता रहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, खमा गणी। आपका दिन शुभ हो।